तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 2 मार्च के करंट अफेयर्स। अब से डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं गाइस, तो आप इनको डेली बेसिस पर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक के सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे चलने वाले एग्जाम्स में। तो इन करंट अफेयर्स को आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिएगा। कोई भी करंट अफेयर आपको छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन करंट अफेयर्स को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सब की सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए, अपर पीसीएस के एग्जाम के लिए, एफआरओ के लिए और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी बैचेस में एनरोल करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो पेड ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी में एनरोल करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से। बर्किना फासो जो अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी वागाडुगू है, तो वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि सिविलियंस जो हैं एथनिक, वहाँ पे जो फुलानी ग्रुप है उनको मारा गया है बर्किना फासो में। तो 28 लोगों को, 28 सिविलियंस को जो एथनिक फुलानी ग्रुप के लोग थे उनको, जो वहाँ की मिलिशिया ग्रुप्स थे उनके द्वारा मार दिया गया है। बर्किना फासो फुलानी पीपल हैव बीन इंक्रीजिंगली टारगेटेड बाय द मिलिट्री। तो मिलिट्री जो है वहाँ की, वहाँ उसके द्वारा लगातार ये लोग टारगेट किए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं बिकॉज दे आर सस्पेक्टेड ऑफ सपोर्टिंग द कंट्रीज एक्सट्रीमिस्ट रिबल्स। तो ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर संदेह है कि वो कुछ विदेशी ताकतों को और ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कंट्री के एक्सट्रीमिस्ट रिबल्स हैं, यानी कि जो कंट्री में बर्किना फासो में वहाँ पे अराजकता फैला रहे हैं, उन लोगों को साथ दे रहे हैं बर्किना फासो के फुलानी लोग। इस वजह से ये सिर्फ उनके ऊपर सस्पेक्ट है, यानी कि उनके ऊपर कोई सबूत नहीं है, सिर्फ उनके ऊपर संदेह है और उसी वजह संदेह में उन लोगों को मारा जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि हाउ हैज़ इजराइल ऑल्टर्ड इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड ओवर द ईयर्स। देखा जा रहा है कि जब से इजराइल बना था, ज्यूज़ के लिए एक जगह बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, और 1960s से अगर हम देखें तब से इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टीन एक कंट्री जो हुआ करता था उसकी ज़मीन जो है कब्जाता चला गया, और आज इजराइल अपने आप में काफ़ी अच्छा और समृद्ध देश है। तो उसी के ऊपर न्यूज़ है। तो ऑफिशियल इजरायली स्टैटिस्टिक्स शो दैट जूइश जो सेटलर्स हैं एग्जिस्टेड इन हिस्टोरिकल पैलेस्टीन इवन बिफोर द स्टेट ऑफ इजराइल वाज डिक्लेयर्ड इन 1948। तो 1948 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया 1945 के बाद, और देखा गया कि जर्मनी में बहुत बुरा हाल हुआ है ज्यूइश लोगों का, तो ज्यूइश लोगों को एक बहुत ही अच्छा, एक सुंदर एक जगह दे दी गई इजराइल के नाम से। तो वहाँ पे उनका कहना ये है कि पैलेस्टीन के अंदर इजराइल के जो जूइश सेटलमेंट्स थे वो 1948 में जब नया देश बना इजराइल उससे भी पहले हुआ करते थे। एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन आता है, उसने भी कहा था sought to partition British mandate Palestine. But as the United Nations partition plan was rejected by the Arabs and the British mandate was coming to an end, Zionists went ahead declaring independence, triggering the first Arab-Israel war. तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने ये कहा कि पैलेस्टीन को बांट देना चाहिए, पार्टीशन कर देना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से भारत में बंटवारा किया अंग्रेज़ों ने, उसी प्रकार से कह रहे थे कि पैलेस्टीन में भी बंटवारा कर दो। लेकिन उस प्लान को जो वहाँ पे अरब्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो जायनिस्ट लोग थे उन्होंने कह दिया कि वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और इसी की वजह से जो पहली अरब में और इसराइल में जो युद्ध हुआ था वो तभी हुआ था। व्हेन द वॉर वाज ओवर, इसराइल हैड कैप्चर्ड मोर टेरिटरीज देन व्हाट द यूएन प्लान हैड प्रपोज्ड एंड सम 7 लाख पैलेस्टीनियंस वर डिस्प्लेस्ड। जब ये युद्ध खत्म हुआ तब इसराइल ने बहुत ज़्यादा ज़मीन कब्जा ली, जो यूनाइटेड नेशंस ने पहले प्रपोज किया था उससे भी ज़्यादा, और 7 लाख पैलेस्टीनियंस माने जाते हैं कि वो अपने घर से बेघर हो गए थे, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था। हिस्टोरिकल पैलेस्टीन वाज डिवाइडेड इनटू द स्टेट ऑफ इसराइल। जो पुराना पैलेस्टीन हुआ करता था उसको एक स्टेट ऑफ इसराइल में कन्वर्ट कर दिया, एक तो जिसमें वेस्ट जेरूसलम आता है, फिर एक वेस्ट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया जिसके अंदर ईस्ट जेरूसलम है और जिसको जॉर्डन ने कब्जा लिया था, फिर एक गाजा स्ट्रिप थी जिसको कि इजिप्ट ने कब्जा लिया था। टेंशंस केप्ट राइजिंग बिटवीन इसराइल एंड 3 कंट्रीज इन द रीजन, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया। बार बार अगर हम देखें तो इसराइल में और जो साथ में 3 देश हैं, एक तरफ इजिप्ट है, एक तरफ जॉर्डन है और एक तरफ सीरिया है, इन 3 देश में और इसराइल के बीच में हमेशा से लड़ाइयाँ रही हैं, जिसमें एक 6 डे वॉर भी होता है 1967 का। तो 1967 का एक बहुत ही फेमस 6 डे वॉर होता है। द वॉर रिजल्टेड इन इसराइल कैप्चरिंग द वेस्ट बैंक। इस युद्ध से क्या हुआ? इस युद्ध से इसराइल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसराइल ने वेस्ट बैंक भी कब्जा लिया, गाजा स्ट्रिप भी कब्जा ली, ईस्ट जेरूसलम भी कब्जा लिया,
सीरिया का गोलन हाइट्स भी ले लिया और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला भी ले लिया। यानी सभी देशों से उनकी जो सबकी बहुत महत्वपूर्ण ज़मीनें हुआ करती थी, उन सभी के ऊपर कब्जा कर लिया किसने? इजराइल ने। फिर बाद में धीरे धीरे करके उसने कुछ ज़मीनें वापस दी, जबकि इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला उसने बाद में इजिप्ट को रिटर्न कर दिया। बाकी एरिया चाहे वो पैलेस्टीन का हो चाहे वो सीरिया का हो, वो इजराइल के कब्जे में ही रहा। लेटर इजराइल ऑल्सो डिक्लेयर्ड द होल ऑफ जेरूसलम एज इट्स इटर्नल अनडिवाइडेड कैपिटल। बाद में जो जेरूसलम था, जैसे कि पश्चिमी जेरूसलम और पूर्वी जेरूसलम है, वेस्ट जेरूसलम और ईस्ट जेरूसलम, बाद में इजराइल ने कह दिया कि जेरूसलम पूरा का पूरा हमारा ही है, कोई वेस्ट और ईस्ट जैसी चीज़ नहीं है। विद इजराइल विड्रू फ्रॉम गाज़ा इन 2005, इट्स एक्सटर्नल बॉर्डर्स आर स्टिल कंट्रोल्ड बाय इजराइल एंड इजिप्ट। तो गाज़ा से जो गाज़ा पट्टी है उससे इजराइल ने विड्रू किया, लेकिन अभी भी जो उसकी एक्सटर्नल बॉर्डर्स है वो इजराइल और इजिप्ट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया लेट 1967 में, ये स्टेट करते हुए कि इजराइल मस्ट विड्रॉ फ्रॉम द टेरिटरीज, कि इजराइल जो है टेरिटरी से हटे। इट्स सीज्ड इन द वॉर, जो उसने 6 डे वॉर में जो टेरिटरीज कब्जाई हैं, जैसे कि सीरिया का गोलन हाइट्स कब्जाया है, तो इन चीज़ों पे जो उसने कब्जाया है वहाँ से बाहर निकले। इट इज़ येट टू हैपन एंड द फेट ऑफ पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन रिमेन्स अनसर्टेन। नेक्स्ट GS3 से कुछ बजट की न्यूज़ देख लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन, टीवी ये सस्ते हो जाएंगे, जो खिलौने हैं, साइकिल है, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये महंगे हो रहे हैं। तो विद अ व्यू टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, कि हमें जो घरेलू जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बूस्ट करना है, वैल्यू एडिशन को एनहेंस करना है। यूनियन बजट ने प्रपोज किया है नंबर ऑफ चेंजेस टू द कस्टम ड्यूटी रिजीम, तो कस्टम ड्यूटी में चेंज लाए हैं, विच इज़ लाइकली टू मेक मोबाइल फ़ोन एंड टीवीज़ चीपर, जिसकी वजह से जो मोबाइल फ़ोन है उनको सस्ते कर दिया जाएगा, टीवी सस्ते कर दिए जाएंगे, और कुछ ऑटोमोबाइल्स जो हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, टॉयज़ हो गए, बाइसिकल्स हो गई, इनको महंगे कर दिए जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को महंगा क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले ही अपने आप में महंगे हैं और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें क्या करना है? प्रमोट करना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ता बनाने की ज़रूरत है, ना कि उनको महंगा। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी रेट्स ऑन गुड्स अदर देन टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर फ्रॉम 21 to 13। तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, रेट्स हैं, उनको 21 से घटा के क्या करा जा रहा है? 13 किया जा रहा है। अ रिडक्शन इन मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इज़ लाइकली ऑन अकाउंट ऑफ BCD ऑन कैमरा लेंस एंड, यानी कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन कैमरा लेंस एंड इट्स इनपुट पार्ट, जो कि यूज़ किए जाते हैं मैन्युफैक्चर में मोबाइल फ़ोन के, उसको अब 0 कर दिया गया है। पहले 2.5% कस्टम ड्यूटी लगा करती थी, उसको अब 2.5% कर दिया, 2.5% लगा करती थी, अब उसको 0 कर दिया गया है। यानी कि इस वजह से मोबाइल फ़ोन उम्मीद है सस्ते हो जाएंगे। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंटिन्यू कंसेशनल ड्यूटी लिथियम आयन सेल्स पे बैटरीज़ के लिए 1 साल के लिए, और उस पर कंसेशनल जो ड्यूटी है वो लगाई जाएगी। अनदर इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल टूवर्ड्स रेक्टिफाइंग इन्वर्जन ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड एनकरेजिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक किचन चिमनी। तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पे, उसको बढ़ा दिया गया है, 15% तक बढ़ा दिया गया है 7.5% से, और जो हीट कॉइल्स हैं फॉर द अप्लायंस इज गेटिंग रिड्यूस फ्रॉम 20% to 15%। तो यानी कि जो हीट कॉइल है जो हम यूज़ करते हैं उनको 15% ला दिया गया है। ये क्या हो रहा है? हाँ, अब ठीक है। फॉर बाइसिकल्स द न्यू रेट इज़ 35%। बाइसिकल्स के लिए नया रेट 35% है, जो पहले 30% हुआ करता था, इस वजह से साइकिल महंगी हो जाएंगी। टॉयज़ के लिए, पार्ट्स के लिए, पार्ट्स ऑफ टॉयज़ के लिए और इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ के लिए ये 70% हो जाएगा, जो पहले 60% हुआ करता था। नेप्था पे 1% बढ़ा दिया गया है, तो अब 2.5% हो गया है। ये जो ड्यूटी है स्टायरीन पे, विनाइल क्लोराइड पे, उसको 2 से 2.5% कर दिया गया है। डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पे, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उसको पहले BCD से एग्जेम्प्ट किया गया था। बजट हैज़ रिड्यूस्ड ड्यूटी ऑन की इनपुट्स फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ श्रिम्प फीड। नेक्स्ट आता है लैब ग्रोन डायमंड्स, यानी कि जो डायमंड्स लैब्स में ग्रो किए जाते हैं उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से ग्रांट मिली है, और ड्यूटी कट की वजह से उम्मीद की जा रही है कि उसके प्रोडक्शन में बूस्ट होगा। टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, या सिंथेटिक डायमंड भी इसको कहा जाता है, जो यूनियन बजट है जिनको प्रेजेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उन्होंने एम्फेसिस दिया है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू मेक इट कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट्स, की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। अनदर पॉजिटिव जो प्रो ग्रोथ मूव हुआ है वो क्या है? कन्वर्जन है फिजिकल गोल्ड का इनटू डिजिटल गोल्ड की। अब ये कहा जा रहा है, सरकार चाहती है कि जो भारतीय लोग हैं वो फिजिकल गोल्ड पे ज़्यादा जोर ना दें। फिजिकल गोल्ड वो गोल्ड होता है जो हम हाथों में पकड़ सकते हैं, और जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं
वो आभूषणों के रूप में, ज्वेलरी के रूप में उसको पहनते हैं। अब वो गोल्ड भारत में बहुत कम होता है, तो मैक्सिमम गोल्ड हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से भारत का जो पैसा है वो बाहर चला जाता है। तो अगर हम वो पैसा बाहर ना भेज के, फिजिकल गोल्ड ना खरीद के, हम क्या करें, जो हम डिजिटल गोल्ड है उसकी तरफ जाए, क्योंकि मार्केट में ये तो पता चल ही जाएगा कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। तो हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जिससे कि भारत देश को बाहर अपना पैसा भेजना ना पड़े और लोगों का पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट भी रहे। यानी कि हम चाहते हैं कि गोल्ड लोग कम पहने और गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है सिल्वर टू गेट कॉस्टलियर। सिल्वर महंगा होता जा रहा है क्योंकि उस पर कस्टम ड्यूटी जो है उस पर रेस कर दी गई है 10% तक। तो सिल्वर और सिल्वर से बनी जो ज्वेलरी है विल बिकम एक्सपेंसिव, वो महंगी हो जाएगी, एज द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे अनाउंस्ड इंक्रीजिंग द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन सिल्वर। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है सिल्वर पे उसको बढ़ाया जा रहा है, बोथ इन डोर एंड सेमी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म टू 10% टू कर्ब इम्पोर्ट। जिसकी वजह से अब ये बढ़ाया इसलिए जा रहा है कि जिससे कि लोग कम इंपोर्ट करें, क्योंकि महंगा हो जाएगा तो सिल्वर कम इंपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इससे भारत का जो पैसा है वो बाहर नहीं जाएगा। करंटली जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है सिल्वर डोर पे वो 6.1% है, सिल्वर अनरॉट पे या सिल्वर मैन्युफैक्चर्ड आइटम पे 7.5% है। नेक्स्ट आ रहा है जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन। तो पैन टू बी यूज्ड, पैन को कहा जा रहा है कि पैन टू बी यूज्ड एज अ कॉमन आइडेंटिफायर फॉर डिजिटल सिस्टम। तो पैन को कॉमन आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा डिजिटल सिस्टम के लिए। तो पैन अपने आप में एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट करता है किसी भी पर्सन को, किसी भी फर्म को या किसी भी एंटिटी को। तो उसको एक क्या बनाया जाने की कोशिश की जा रही है, कॉमन आइडेंटिफायर कहा जा रहा है डिजिटल सिस्टम के लिए। अगर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज फेल्ड होंगी टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट, 95% ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उनको रिटर्न कर दी जाएगी। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत, जो विवाद से विश्वास स्कीम है, प्रोवाइड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, की जो डिस्प्यूटेड टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है, इन रिलेशन टू एन असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑर्डर ऑन पेमेंट ऑफ 100% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स। अगर आपने जो 100% दे दिया डिस्प्यूटेड टैक्स का और 25% दे दिया डिस्प्यूटेड पेनल्टी का, इंटरेस्ट और फी का, तो इससे आपको फ्री कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, बजट ने ये भी प्रपोज किया था कि अमेंडमेंट लाने हैं गिफ्ट, जो गिफ्ट सिटी बनाया गया है गुजरात में, गिफ्ट IFSC को वहाँ पे चार्ज अप करने के लिए। तो यूनियन बजट हैज़ प्रपोज्ड सेवरल मेजर्स टू एनहेंस बिजनेस एक्टिविटी, जिससे कि व्यापार की जो एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज़ बढ़ सकें। गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट IFSC में। दीज इंक्लूड डेलीगेटिंग पावर्स अंडर दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के तहत उसको पावर दी जाए टू द IFSCA, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी को, टू अवॉइड डुअल रेगुलेशन, कि उसके ऊपर डुअल रेगुलेशन ना हो, दो तरफा उस पर या डबल उस पर रेगुलेशन ना हो। सेटिंग अप अ सिंगल विंडो IT सिस्टम, एक सिंगल विंडो बने जिससे कि रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्रूवल के लिए सब वहाँ से मिल सकें। SEZ अथॉरिटीज़ से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी कि GSTN से, RBI से, SEBI से, इंश्योरेंस डेवलपमेंट और रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उससे, बिसाइड्स परमिटिंग एक्विजिशन फाइनेंसिंग बाय IFSC बैंकिंग यूनिट्स ऑफ फॉरेन बैंक्स। एक सब्सिडरी है एग्जाम बैंक की, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की, फॉर ट्रेड रीफाइनेंसिंग वुड बी स्टैब्लिश। तो एग्जाम बैंक की जो सब्सिडरी है वो वहाँ पे बनाई जाएगी। वुड बी अमेंडेड फॉर स्टैचूटरी प्रोविजंस फॉर आर्बिट्रेशन, जिससे कि आर्बिट्रेशन हो सके। एंसिलरी यानी कि जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती है कुछ वो प्रोवाइड की जा सके, अवॉइडिंग डुअल रेगुलेशन अंडर SEC एक्ट। द मेजर ऑल्सो इंक्लूड्स रिकॉग्नाइजिंग ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट आता है टूरिज्म टू गो इनटू मिशन मोड। तो टूरिज्म के ऊपर भी कहा गया है बजट में, अप टू 50 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस विल बी डेवलप्ड, 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाए जाएंगे। एंड इन्फॉर्मेशन ड्रिवन ऐप क्रिएटेड फॉर टूरिस्ट्स एंड यूनिटी मॉल्स विल बी सेटअप। तो एक इन्फॉर्मेशन ड्रिवन ऐप बनाई जाएगी टूरिस्ट के लिए, यूनिटी मॉल्स सेटअप किए जाएंगे हर स्टेट की राजधानी में, टू शोकेस हैंडीक्राफ्ट्स और प्रोडक्ट्स विद GI स्टेटस। तो हर राज्यों में जो भी GI स्टेटस की लगी हुई चीज़ें हैं उनके लिए एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा जहाँ पे उन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अंडर द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज़ विल बी फैसिलिटेटेड इन बॉर्डर विलेजेस। तो जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है उनके तहत जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है और एमिनिटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा बॉर्डर विलेजेस में। स्टेट्स विल बी एनकरेज्ड टू सेटअप अ यूनिटी मॉल इन देयर कैपिटल्स। तो स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो यूनिटी मॉल लगाएं अपनी कैपिटल्स में, और द मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर और द फाइनेंशियल कैपिटल। दीज मॉल्स वुड वर्क टूवर्ड्स द प्रमोशन एंड सेल ऑफ ईच स्टेट्स ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये मॉल क्या हेल्प करेंगे
ये मॉल हेल्प करेंगे कि हर स्टेट का जो खुद का हर एक ज़िले का जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने में और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स को बेचने में। दे वुड ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर सच प्रोडक्ट्स ऑफ अदर स्टेट्स, और दूसरे राज्यों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो सहकारिता निर्माण इकाइयाँ हैं उनको भी रियायतें मिली हैं, उनको सॉप्स मिले हैं। तो न्यू कोऑपरेटिव्स जो कि अपना काम शुरू करेंगी कहाँ से, जो अपना काम शुरू करेंगी बिफोर 31 मार्च 2024 से, उनको बेनिफिट मिला है। वेट, ये क्या हो रहा है भैया, अब ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, तो न्यू कोऑपरेटिव्स जो कि कॉमेंस करेंगी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कब, 31 मार्च 2024 से पहले, उनको बेनिफिट मिलेगा लोअर टैक्स रेट 15% का। ठीक है, उसके बाद एन अपॉर्चुनिटी टू शुगर कोऑपरेटिव, जो शुगर की सहकारिता है, यानी कि जो गन्नों से काम करती हैं, जैसे कि शुगर मिल्स हो गई, इस तरह से। टू क्लेम पेमेंट्स मेड टू शुगर केन फार्मर, जिससे कि वो जो शुगर केन फार्मर्स इनको पेमेंट कर सकें फॉर द पीरियड प्रायर टू असेसमेंट ईयर 2016-17 एज एक्सपेंडिचर। दिस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड देम विद रिलीफ ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ रुपये का फायदा होने जा रहा है इसमें। एक हायर लिमिट है 2 लाख रुपये पर मेंबर फॉर कैश डिपॉजिट्स टू एंड लोन्स इन कैश बाय प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये दिया जाएगा हायर लिमिट ऑफ 3 करोड़ रुपीज़ फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS के रूप में, ऑन कैश विड्रॉल। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए और दूसरे मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड कंप्यूटराइजेशन। गवर्नमेंट ने कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट कर दिया है 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए। इसमें 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इन कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स एंड स्टेट्स, मॉडल बाय लॉज फॉर PACS इनको भी फॉर्मुलेट किया जा रहा है। एक नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस जो है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर कंट्री वाइड मैपिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट आ रहा है KYC, यानी कि नो योर कस्टमर का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने की बात की जा रही है। डिजी लॉकर टू बी वन स्टॉप शॉप, और डिजी लॉकर जो है एक ऐसी जगह बन गई है, एक ऐप बन गई है जहाँ पे आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल बी एबल टू हैव अ रिस्क बेस्ड नो योर कस्टमर पॉलिसी इंस्टेड ऑफ अ वन साइज फिट्स ऑल वन। बिजनेसेस विल बी एबल टू यूज़ देयर पैन, जो बिजनेसेस हैं वो अपना पैन नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में अपना कॉमन आइडेंटिफायर के रूप में। जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी अलग अलग जो पर्सन्स हैं, हम जैसे जो आम जो आदमी होते हैं, वो डिजी लॉकर को, आधार को सर्व कर सकते हैं एज अ फाउंडेशनल आइडेंटिटी के रूप में, फ्रॉम वेयर चेंजेस इन एड्रेस और आइडेंटिटी विल बी रिफ्लेक्टेड अक्रॉस अदर प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट आता है एलोकेशन ऑफ 7,000 करोड़ रुपए हुए हैं थर्ड फेज के लिए, E-कोर्ट के लिए, जिससे कि E-कोर्ट के थ्रू जो जस्टिस डिलीवरी का सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके। तो किरण रिजिजू जो हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं, उन्होंने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एलोकेट करे हैं 7,000 करोड़ रुपए फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फेज़ 3 द E-कोर्ट प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकेगा, किसका, न्याय का, यानी कि जस्टिस का। नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 देने की बात की जा रही है। तो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और लोंगली फायर स्टेशन जो कि मिजोरम का है, इसको सिलेक्ट किया गया है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। किस चीज़ के लिए? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए। भारत सरकार ने अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ इंस्टीट्यूटेड सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जिससे कि हम रिकॉग्नाइज कर सकें, ऑनर कर सकें कंट्रीब्यूशन को और सेल्फलेस सर्विस को, जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा दी जाती है या किसी संगठन के द्वारा दी जाती है। किस फील्ड में? डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फिल्म फेस्टिवल है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है मुंबई में 27 से 31 जनवरी 2023 में। तो मराठी फिल्म है एक, गोदावरी, और एक गुजराती फिल्म है द लास्ट फिल्म शो। इसको नॉमिनेट किया गया है अंडर कॉम्पिटिशन सेक्शन के तहत भारत से। कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि बुर्ज खलीफा, जिसको कि दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग कहा जाता है, ये 4 जनवरी 2010 को पब्लिक के लिए खोली गई थी। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एक 678.9 मीटर ऊंचा एक स्काई स्क्रैपर है। बिल्डिंग का नेम जो है वो इंस्पायर किया गया है इसके प्रॉक्सिमिटी से, क्योंकि एक स्टेडियम के पास है, एक शहर के। इट लूजली ट्रांसलेट्स टू इंडिपेंडेंस, उसका जो मतलब है लगभग उस नाम का, उसका मतलब है इंडिपेंडेंस इंग्लिश में। आपको वो स्ट्रक्चर बताना है, कहाँ लोकेटेड है। उसका नाम है मार्डिका 118, ये कोलालमपुर मलेशिया में है। नेक्स्ट आता है दिस वाज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्ट्रक्चर एट 646.38 मीटर
फ्रॉम 1974 until its collapse in 1991। 1974 जब से ये बना था, जब तक ये टूटा 1991 में, जब तक ये ढहा गया 1991 में, तब तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहा 646 मीटर्स का। दिस स्ट्रक्चर वॉज कंसीव्ड फॉर हाइट एंड द एबिलिटी टू ब्रॉडकास्ट द प्रोपागेंडा ऑफ द सक्सेसेस टू रिमोट एरियाज जैसे कि अंटार्कटिका। इस स्ट्रक्चर का नाम था वॉर्सो रेडियो मास्ट। वॉर्सो पोलैंड की राजधानी है, अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ओस्टैंकिनो टावर, ये टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है यूरोप का। दिस वाज बिल्ड टू मार्क अ स्पेशल इवेंट, एक स्पेशल इवेंट के लिए बनाया गया था उसको, उस इवेंट का नाम आपको बताना है। फिर क्रिश्चियन रीडल जो एक एथलीट हैं वो एसोसिएटेड है इस बिल्डिंग से, और उनको किस लिए जाना जाता है, तो इट वाज बिल्ड टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था उसके 50वीं एनिवर्सरी के लिए जो एथलीट क्रिश्चियन रीडल हैं वो इसमें सबसे ऊपर तक गए थे 9 मिनट 51 सेकंड्स में 2018 में जब रेस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन दिस टावर ओपनड इन 1973 में जब इस टावर को ओपन किया गया, इट हेल्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग फॉर 25 ईयर्स। 25 सालों तक ये सबसे ऊंचा टावर बन के रहा। ओरिजिनली इसको सीयर्स टावर कहते थे, अब इसको क्या कहा जाता है और कहाँ पे लोकेटेड है, इसको विलीज टावर कहा जाता है, अब शिकागो में है ये, यूएस में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि दिस इज द वर्ल्ड्स थर्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। अगर हाइट के मुकाबले देखें तो अब ये तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इट शेयर्स द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक विद इन अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर एट 562 मीटर, तो 562 मीटर के ऊपर यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डेक है। बिल्डिंग इज द टॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिपल एडजेसेंट सुपर टॉल बिल्डिंग। आपको तीनों बिल्डिंग बनानी है, तो एक तो शंघाई टावर है, जिनमाओ टावर है, शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर है, यानी कि चाइना की बिल्डिंग्स हैं ये सब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है। तो ये करंट अफेयर्स आज के खत्म होते हैं गाइज। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।